Hello friends, welcome to BSc Semester 5 Microbiology and Biotechnology video lecture. In both these semesters we are discussing Unit 3. In Unit 3 we are discussing bacterial transcription. In last lecture we discussed initiation of bacterial transcription. Now in this lecture we will focus on elongation of bacterial transcription. तो आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में कैसे हमने इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के वक्त बैक्टीरिया के जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन प्रोसेस है उस पर एम्फसाइज किया था। हमने देखा कि कैसे सिग्मा फैक्टर दूसरे जो फैक्टर्स सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके कैसे इनिशिएशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। अब जब एक बार प्रमोटर एस्केप हो जाता है, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग RNA chain more than 10 nucleotides, then process enters into elongation. अब ये जो प्रोसेस होती है ये elongation में एंटर होती है, जो हम ब्रीफली बड़े शॉर्ट वे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, elongation ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? RNA पॉलीमरेज कॉन्स्टेंटली मूव्स डाउनस्ट्रीम, बराबर। RNA पॉलीमरेज कॉन्स्टेंटली डाउनस्ट्रीम साइड पे मूव करता है। इट कॉन्स्टेंटली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ टर्मिनेटर सीक्वेंस, वो कॉन्स्टेंटली टर्मिनेटर सीक्वेंस के डायरेक्शन में मूव करता है। इट स्टार्ट्स और इट सिंथेसाइजेस आरएनए इन अ 5' to 3' डायरेक्शन ऑन अ 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए को सिंथेसाइज करता है। कौन सी टेम्पलेट पे? तो 3' to 5' जो डीएनए की टेम्पलेट है उस पर ये सिंथेसाइज करता है। अब आरएनए पॉलीमरेज इज़ क्वाइट डिफरेंट टू डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ये डीएनए पॉलीमरेज से काफ़ी अलग होती है। You have already studied replication. You know that DNA polymerase cannot perform replication on its own. It requires many different proteins and enzymes. For example, it requires helicase to unwind DNA. It requires single-stranded DNA binding protein to stabilize DNA. It requires primase to synthesize primers. Okay, तो जो DNA polymerase होता है ये खुद DNA unwind नहीं कर सकता है, उसको हेलिकेस चाहिए DNA को unwind करने के लिए, उसको single-stranded DNA binding protein चाहिए single-stranded DNA को stabilize करने के लिए, उसको primase चाहिए primers synthesize करने के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि RNA polymerase is a one man army, बराबर। RNA polymerase ऑलमोस्ट वन मैन आर्मी जैसा है, ये खुद ही हेलिकेस जैसा एक्टिविटी करता है। मतलब कि अपने जो अपस्ट्रीम साइड होता है, अपने जो डाउनस्ट्रीम साइड होता है उस पर डीएनए को ये अनवाइंड करता है। फिर ये एक्चुअली प्राइमर की विदाउट प्राइमर ये आरएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, और फिर जब ये आगे मूव करता है तो आरएनए को सेपरेट करता है डीएनए पर, और पीछे वाला जो डीएनए होता है, मतलब कि जो बैकवर्ड साइड पे जो डीएनए होता है, डाउनस्ट्रीम साइड पे जो होता है, सॉरी अपस्ट्रीम साइड पे जो होता है, उसको ये रीएनिल करता है, मतलब कि रिवाइंड करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सारी एक्टिविटी खुद कर सकता है, उसको हेलिकेज, एसएसपी, प्राइमेज जैसे अलग अलग एंजाइम्स या तो प्रोटीन्स की नीड नहीं होती है। तो क्या क्या होता है एलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में, इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ड्यूरिंग एलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या करता है? नंबर 1, इट अनवाइंड्स डीएनए ऑन अ फॉरवर्ड साइड एंड री एनिल डीएनए बिहाइंड। मतलब जब ये आगे बढ़ता है तो अपने आगे वाला जो डीएनए होता है, फॉरवर्ड साइड पे जो डीएनए होता है, इसको अनवाइंड करता है नेचुरली टू प्रोवाइड टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो अपने पीछे वाला डीएनए होता है इसको रिवाइंड या री एनिल करता है। In a 5' to 3' manner, it polymerize ribonucleotides by reading DNA strand as a template. तो वो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उसकी कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड की 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है, और इट डज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी करता है। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है आरएनए पॉलीमरेज की, ये लेस स्टडीड है, हम कह सकते हैं एटलीस्ट आपके लेवल पे, लेकिन फिर भी ये दो टाइप की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है। एक को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग और दूसरे को बोलते हैं पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग। तो एक को हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग बोलेंगे और दूसरे को पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग बोलेंगे। तो ये एलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की इवेंट्स हैं। चलो एक एनिमेशन का यूज़ करके ये सारी जो इवेंट्स है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। ये हम जाते हैं अब एलोंगेशन में। ओके, तो देन प्रोसेस एंटर्ड इनटू एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या करता है, तो ये अनवाइंड करता है फॉरवर्ड डीएनए को, ये सिंथेसाइज करता है आरएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये डीएनए को के स्ट्रैंड पर से आरएनए को सेपरेट भी करता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आरएनए पूरा डीएनए से बाइंड नहीं रहता है, और ये एक्चुअली डीएनए को रिवाइंड भी करता है। यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि डीएनए पॉलीमरेज जब रेप्लिकेशन करता है तो इसको अलग अलग फैक्टर्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। ऐसे एंजाइम्स की आरएनए पॉलीमरेज को नीड होती नहीं है। चलिए, ये तो इनिशिएशन था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ओके, देखो ये एलोंगेशन बता रहा है। चलिए फिर से यहाँ पे देखिए कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो क्रैब क्लोसेप एंजाइम है, इट कॉन्स्टेंटली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ टर्मिनेटर। ये आगे की ओर बढ़ रहा है, बराबर। ये जब बढ़ रहा है, बराबर, तो ये जब आगे बढ़ रहा है तो ये जो अपना डाउनस्ट्रीम डीएनए होता है इसको अनवाइंड करता है, और ये आरएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। ये आप ग्रीन कलर में देख सकते हो आरएनए स्ट्रैंड। अब जो आरएनए स्ट्रैंड होती है ये कम्प्लीटली डीएनए के साथ बाइंड नहीं रहती है। इट रिलीजेस फ्रॉम द डीएनए एंड इट ऑल्सो रिलीजेस फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज। आप देख सकते हो कि आरएनए पॉलीमरेज की बॉडी में से जो आरएनए स्ट्रैंड होती है ये सेपरेट हो चुकी है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज ये सारी एक्टिविटीज़ खुद करता है, उसको कोई एंजाइम्स या प्रोटीन्स की नीड नहीं होती है। ये अपने फॉरवर्ड साइड पे डीएनए को अनवाइंड करता है, अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए का सिंथेसिस करता है, फिर सिंथेसाइज आरएनए की जो ग्रोइंग चेन है इसको डीएनए से सेपरेट कर देता है और अपने आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर निकालता है। जब ये आगे बढ़ता है तो अपने पीछे वाला डीएनए होता है जो ऑलरेडी ट्रांसक्राइब हो चुका है, उसको ये रीएनिल या तो रिवाइंड करता है। चलो, ये आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हेलिकेज, एसएसबी जैसे प्रोटीन्स यहाँ की इस ट्रांसक्रिप्शन में इसकी कोई नीड होती नहीं है। चलो, यहाँ पे ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज़ बता रहा है जो ऑलरेडी हमने एनिमेशन वेक में देखा था। इसमें एक बोलते हैं पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग, दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। चलिए, पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग में क्या होता है, जो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है आफ्टर एडिशन ऑफ अ रिबोन्यूक्लियोटाइड, ये पायरोफॉस्फेट खुद अपने मिसमैच रिबोन्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और लास्ट एडेड रिबोन्यूक्लियोटाइड इसको रिलीज कर देता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग इज लाइक बैक स्पेस। ये बैक स्पेस जैसा काम करता है। ये क्या करता है कि कोई भी रिबोन्यूक्लियोटाइड जब ऐड होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। आपको इवन रेप्लिकेशन के वक्त भी पता है कि जब भी रिबोन्यूक्लियोटाइड या तो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड रेप्लिकेशन में ऐड होता है तो पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। जो बीटा गामा फॉस्फेट होते हैं ये पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होते हैं। अब जो रिलीज्ड पायरोफॉस्फेट होता है ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है लास्ट एडेड रिबोन्यूक्लियोटाइड पे। अगर लास्ट एडेड रिबोन्यूक्लियोटाइड मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ए के सामने ए आ गया, जी के सामने जी, सी के सामने ए आ गया, या तो जी के सामने यू आ गया, तो ये सारा मिसमैच रिबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ऐसे ये मिसमैच रिबोन्यूक्लियोटाइड निकाला जाता है। चलो ध्यान से देखना, ये देखो, ये फिर से देखना,
जो येलो होगा ये मिसमैच रिबोन्यूक्लियोटाइड होगा। तो लास्ट जो मिसमैच रिबोन्यूक्लियोटाइड है इसको निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोलाइटिक एडिटिंग। चलिए हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग में क्या करते हैं कि एक छोटी सी चेन स्ट्रैंड ही पूरी आरएनए की जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड करता है इसको निकाल दिया जाता है और वापस आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को रिज्यूम करता है। चलो ये देखो यहाँ पे जो येलो वाला है ये रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड है, ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ चुका है। अब पूरी जो स्ट्रैंड होती है छोटी सी एक्चुअली लास्ट पार्ट, इसको कट किया जाता है ऐसे। चल निकाल दिया लास्ट रिकॉर्ड। हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग में ग्री फैक्टर नाम का फैक्टर हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली प्रूफ रीडिंग। तो ग्री इज वन ऑफ द एलोंगेशन फैक्टर, GRE ग्री फैक्टर इसको बोलते हैं। Okay, with this we are ending elongation of transcription. In next lecture we will discuss termination of transcription.